नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। इस समय सोशल मीडिया पर हैशटैग पुलिस भर्ती 2020 वायरल हो रहा है। इसके साथ ही हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स वायरल हो रहा है। युवा मांग कर रहा है सरकार से कि हमें रोजगार चाहिए, अगर रोजगार नहीं तो हमें सरकार स्वीकार नहीं। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला मध्य प्रदेश के युवाओं ने और देश के युवाओं ने मिलकर मोदी जी के मन की बात पर इतने डिसलाइक किए कि वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। मोदी जी के वीडियो पर पहली बार इतने डिसलाइक आए, यानी कि युवा ने साफ संकेत दे दिया कि अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार हिला भी सकते हैं, हमारी मांगों को माना जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सरकार को साफ संकेत दे सकते हैं कि हमें प्राथमिकता में लिया जाए, क्योंकि आज का युवा प्राथमिकता में नहीं आ रहा है, रोजगार उसे नहीं मिल रहा है और पेंडेमिक की जो कंडीशन है उसको लेकर के कई तरह की समस्याएं युवाओं के सामने है। इसीलिए युवा ने घर पर रहकर डिजिटली माध्यम से अपनी बात सरकार को पुरजोर तरीके से पहुंचा रहा है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर विरोध वायरल हुआ, उस तरीके से हैशटैग एमपी पुलिस भर्ती 2 वायरल हो रहा है। इसी पर सरल टॉक मुहिम चला रहा है। एमपी पुलिस भर्ती 2 को लेकर के हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कल हमारे साथ थे तपोभूमि कोचिंग क्लासेस के संस्थापक अवधेश भदौरिया, जिन्होंने इस आंदोलन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की, युवाओं के मन में पैदा होने वाले सवालों के जवाब दिए। और इसी तारतम्य में आज हमारे साथ हैं एग्जाम गुरुजी के संस्थापक भगवत दांगी जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस आंदोलन को लेकर के कि डिजिटली क्या प्रभाव आ रहा है इस आंदोलन को, डिजिटली इसके क्या प्रभाव होंगे सरकार के ऊपर, अगर मांग पूरी होती है नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या होगी और युवा को किस तरीके से इस आंदोलन में सपोर्ट करना चाहिए। सारे सवालों के जवाब हम भगवत दांगी जी से जानेंगे। भगवत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हम इस आंदोलन की अगर बात करें तो ये जो आंदोलन है, कितने समय से ये आंदोलन चल रहा है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, ये जो आंदोलन है इसके समय की अगर मैं शुरुआत की बात करूं, काफी लंबे समय से कुछ हमारे जो साथी टीचर थे वो लगातार लगे हुए हैं इस मांग को उठाने में। और मांग काफी जायज है, काफी वाजिब है, क्योंकि पिछले 3-4 साल और कुछ भर्तियां तो ऐसी हैं जो पिछले 7-8 साल से नहीं आई हैं। ऐसे में जो युवा है वो काफी कुछ, और ऐसे में पेंडेमिक का ये माहौल हो गया, कोरोना हो गया, लोगों की नौकरियां चली गई, तो ऐसे समय में ये बहुत वाजिब मांग उठाई जा रही है लोगों के द्वारा और काफी लंबे समय से उठाया जा रहा है। लेकिन ये जो अभी चीजें एकदम से हुई हैं, ये पिछले 1-2 हफ्ते से इसने एक बड़ा रूप ले लिया है। जी, अगर हम बात करें इस आंदोलन को लेकर के, सोशल मीडिया पर किसी भी YouTube चैनल पर अगर हम चले जाएं तो लोगों के कमेंट, जैसे विनोद का कमेंट था, ऐसे एमपी पुलिस भर्ती का कमेंट आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक जागरूकता का स्तर, आप क्या समझते हैं, आप शिक्षक भी हैं, कई विद्यार्थियों से आप जुड़े होते हैं, लोगों में, युवाओं की अगर हम बात करें, क्या राजनीतिक चेतना युवा में बढ़ रही है? वो अपने हक या अधिकार को समझ रहा है कि मुझे रोजगार चाहिए, क्योंकि रोजगार एक बड़ी समस्या है आज के समय में। बिल्कुल सही है। देखिए, पहले क्या होता था, इससे पहले अगर मध्य प्रदेश की अगर मैं बच्चों की बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो बच्चा था उसके अंदर राजनीतिक चेतना अन्य राज्यों की अपेक्षा, मैं बात करूं बिहार की, उत्तर प्रदेश की या दिल्ली वक्त के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अपेक्षा कहीं ना कहीं कम थी। वो अपनी मांगों को उठाने से या तो डरता था या उठाता ही नहीं था। लेकिन पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ 2-3 सालों में ये एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिला है, सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है कि बच्चा अपनी बात उठाने लगा है। अलग अलग माध्यमों से वो अपनी बात उठा रहा है। कुछ बच्चे चाह रहे हैं सड़क पर जाएं, कुछ घर बैठ के अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात उठा रहे हैं। तो ये नो डाउट एक चेंज आया है बच्चों के मन में, राजनीतिक चेतना उनकी जागी है कि आखिर उनको लड़ना पड़ेगा। लड़ना इन द सेंस के मतलब ये नहीं कि मारकाट मचाना, लड़ना मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना, कैसे अपनी बात को रखी जाए। आज ही जैसे देवास में घटना हुई, बच्चों ने इकट्ठा हुए, वहां पर अपने ज्ञापन वगैरह दिया, नारेबाजी की, तो एक सकारात्मक माहौल दिख रहा है और लोगों के मन में, बच्चों के मन में खासकर राजनीतिक चेतना बढ़ी है पिछले कुछ समय की अपेक्षा, और वो अपनी हक की मांगों के लिए लड़ने को तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले की मन की बात में पूरे देश के युवा ने जो है अपना प्रतिक्रिया उसके माध्यम से, डिसलाइक के माध्यम से दी। और इतने समय में जो सरकार रही उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो पर इतने ज्यादा डिसलाइक आए। तो क्या लगता है, डिजिटल तरीके से अपनी बात को रखना कितना प्रभावी है और कितना इससे परिणाम सामने आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात रखना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना ये है कि बात रखी जानी चाहिए।
एक मुहिम चली। मुहिम के तहत देखिए क्या होता है, सरकार को हमारी बात पहुंचाने के अलग अलग तरीके हैं। बिल्कुल। हम युवाओं को ये लगा, हमारे छात्रों को ये लगा कि ये एक तरीका हो सकता है सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने का, अपनी असहमति दर्ज करवाने का, कि साहब जो आप बात कर रहे हैं वो हमारे मनमाफिक नहीं है, हमारे काम की नहीं है, हमें हमारे काम की बात करो। तो ऐसे में क्या किया जाए कि कमेंट्स कर सकते हैं, कई बार कमेंट्स पढ़े जाते नहीं पढ़े जाते, लेकिन डिसलाइक ऐसी चीज है जिसको नोटिस किया जाता है तुरंत। जो वहां का स्टाफ होगा, उसको प्रधानमंत्री जी तक भी बात नो डाउट पहुंची होगी, तो उसको नोटिस किया गया। उसका एक सकारात्मक परिणाम क्या देखने को मिला कि अभी एसएससी ने अपना एक टेंटेटिव डेट्स जारी कर दी। तो परिणाम तो निकल कर आ रहे हैं अपनी बात रखने के, और डिजिटली रूप से रखना, क्योंकि समय यही है आज की तारीख में। पैंडेमिक का माहौल है पूरी दुनिया के अंदर, कोरोना है, सड़कों पर आप नहीं निकल सकते, नहीं निकलना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर किसी की जान को जोखिम होता है तो किसी की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। तो ऐसे समय में अपनी बात को रखने का एक ही तरीका बचता है, वो हमारा जो है डिजिटल है। डिजिटल के माध्यम से, और चूंकि ये सरकार डिजिटल को काफी प्रमोट करती है, इसने डिजिटल चीजों को काफी यूज करके अपनी पॉपुलरिटी जो थी देश भर के अंदर प्राप्त की है। तो ऐसे में सरकार को उसी की भाषा में समझाना काफी अच्छा तरीका था और अच्छा तरीका है। सरकार इस पे काफी कुछ चेती भी है, ऐसा देखने को लग रहा है। बिल्कुल। आप जो है बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाते हैं। अगर हम बात करें सरकार से, जो सवाल अभी वर्तमान समय में किया जा रहा है मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेके है, डिजिटली विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स के जो आंदोलन है, क्या सिर्फ पुलिस भर्ती का चल रहा है या इसको लेकर भी अन्य जो एग्जाम्स के विद्यार्थी हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत अच्छी बात इस आंदोलन की, भले ही नारा आपको इसमें सिर्फ पुलिस भर्ती दिखाई दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर हम पूरी व्यवस्था परिवर्तन की अमूलचूल मांग कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन इस प्रकार से, क्योंकि पुलिस भर्ती तो एक उसका नारा हो सकता है। अभी हालात क्या है मध्य प्रदेश के अंदर, एक एमपीपीएससी ने एडीए की भर्ती निकाली थी, एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की भर्ती। उसमें फीस ले ली गई, साल भर से ज्यादा हो गया, बच्चों से फॉर्म भरवा लिया एमपीपीएससी ने, और आज तक ना तो फीस वापस की गई है, ना उसमें कोई भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी है। फॉर्म भरवा लिया, पैसा ले लिया, ना पैसा वापस किया गया, ना भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसी प्रकार से संविदा वर्ग 2 की बात करें, संविदा वर्ग 2 का रिजल्ट आए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, उनको कोई अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, रिजल्ट आके तैयार हो गया है। कुछ परीक्षाएं एमपीपीएससी की बात करें, एमपीपीएससी में पिछले 8 महीने से रिजल्ट ही नहीं आया, कोर्ट के मामले में चीजें अटकी हुई है। तो ये भर्ती प्रक्रियाओं की जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, चाहे वो एमपीपीएससी की हो चाहे वो पीईबी की हो, दोनों में इतनी बुरी तरीके से ये उलझा के रखा हुआ है कि समय से पूरी नहीं हो पाती। तो युवाओं में एक प्रकार का आक्रोश सभी चीजों को लेकर है कि एमपी पुलिस भर्ती 2 ये उसका एक फेज है, लेकिन हमारा जो इसमें मुद्दा है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है समय सीमा के अंदर हो। जब नोटिफिकेशन निकाला जाए हमें तभी बता दिया जाए कि हम इतनी तारीख को परीक्षा लेंगे, इतने दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा, अगर इंटरव्यू हो तो इस तारीख से इस तारीख तक इंटरव्यू होंगे, और फाइनली आपको इस तारीख को ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में मिल जाएगा, ताकि बच्चा क्या है कि वो इंतजार ना करे, वो अपना दूसरी चीजों की तरफ मुड़ जाए। अभी हो क्या रहा है कि 1-1 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, एग्जाम का नोटिफिकेशन दे दिया, परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा हो गई, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग नहीं दी, ज्वाइनिंग दे दी, तो मतलब बहुत सारी चीजों से में ये पूरी की पूरी हमारे यहाँ क्या पूरी की व्यवस्था ही खराब हो चुकी है, सड़ी गली हो चुकी है। तो इस व्यवस्था को बदलने का हमारा ये पूरा प्रयास है। उसमें एमपीपीएससी हमारा चेहरा है, एमपी पुलिस भर्ती 2 हमारा चेहरा है कि कम से कम पुलिस की भर्ती ली जाए, ताकि जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं 3-3, 4-4 साल से ओवर एज हो गए हैं, उनको मौका मिल जाए जल्द से जल्द। जैसा कि आपने कहा कि जो उद्देश्य आंदोलन का वो व्यवस्था को दुरुस्त करना है। अगर हम इस आंदोलन की बात करें तो प्रमुख रूप से जो बिंदु है इस आंदोलन के, क्या युवा चाहता है इस आंदोलन के माध्यम से, अगर आप उसके बारे में बताएं। देखिए, प्रमुख मुद्दों की अगर मैं बात करूं, पहला मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ क्या थे कि पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। अब एक राम की बात करता हूँ। राम नाम का एक स्टूडेंट था, 28-29 साल का बच्चा था, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता। उसने कहा यार कि प्राइवेट कंपनी में हमें स्थिरता नहीं मिलती, मैं क्यों ना सरकारी नौकरी की तैयारी करूं। अब वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने आ गया 29 साल की उम्र में, 29 साल 30 साल की उम्र में। अब उसे उम्मीद थी कि अगले साल भर्ती आ जाएगी। अब राम बैठा बैठा तैयारी कर रहा, कुछ उसमें फीस डाल रहा है, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, और 3 साल में वो 33 साल का हो गया, और सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि 33 साल से ज्यादा का बच्चा जो है अब इस परीक्षा में बैठ ही नहीं सकता। तो पहला तो हमारा मुद्दा यही है कि भैया जो आपने उम्र का प्रावधान किया है, आप कम करना चाहते हैं कम कीजिए, लेकिन एकदम से तो कम मत कर दीजिए ना। पहले इसमें समय तक होता था, अब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ के आया, अपना बिजनेस छोड़ के आया, 3 साल से लगा हुआ है, उसके बाद आज आप उससे कह रहे हैं कि अब आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते। तो जो आयु है उसको बढ़ाया जाए, पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा मुद्दा है कि जो 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 साल से भर्तियां रुकी हुई हैं, उन भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी करो, और नोटिफिकेशन के साथ हमें ये बता दो कि ये प्रक्रिया कब किस तारीख तक पूरी हो जाएगी, ज्वाइनिंग कब आपको मिल जाएगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बीच में मामले अटक जाते हैं, कई बार क्या होता है कि सरकार
ऐसा लगता है कि जानबूझकर नोटिफिकेशन में कुछ एक दो चीज ऐसी छोड़ देती है जिसको लेकर बाद में आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, और मामला फिर एक बार जब हमारे यहाँ कोर्ट में मामला चला जाता है तो फिर सरकारों के भी हाल बन जाते हैं। उनके लिए कहने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि कोर्ट में मामला है, तो भर्ती प्रक्रियाओं को इस प्रकार से पारदर्शी बनाया जाए जैसे यूपीएससी करता है। यूपीएससी समय से अपना पेपर लेता है, समय से अपना रिजल्ट जारी करता है, समय से अपनी ज्वाइनिंग दे देता है। तो इसी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया हमारे यहाँ चाहते हैं कि समय से भर्ती हो, समय से बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाए। ये हमारे कुछ प्रमुख, जैसा कि आप एक शिक्षक हैं तो आप इस बात को भली भांति समझा सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कोई विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करता है और मीडिया में, अखबारों में हम खबर देखते हैं कि परीक्षा होती है, तो या तो आमतौर पर यह देखने में आता है कि परीक्षा हुई, कैंसिल हुई, नोटिफिकेशन द्वारा आया, परीक्षा दी, मामला कोर्ट में पहुंच गया, बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, यानी कि उसको एक भर्ती के लिए इतने समय तक इंतजार करना पड़ता है। सरकार कहीं ना कहीं हर मुद्दे में अटका देती है। ये क्या लगता है आपको, ये जो व्यवस्था है किस तरीके से दुरुस्त की जा सकती है? क्योंकि हम किसी भी परीक्षा को ले लें, किसी भी राज्य की, ये हमें आमतौर पर देखने में आता ही है। मामला कोर्ट में चला गया, विद्यार्थी ने परीक्षा दी, सेलेक्ट भी हो गया, इंतजार कर रहा है उसका, फिर कोई दूसरा मुद्दा आ गया, उस पर अटका दिया। तो आपका अनुभव क्या कहता है, किस तरीके से इसको दुरुस्त किया जाए? देखिए, इसको दुरुस्त करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सरकार को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि विधि निर्माण का काम सरकार के पास में, विधायिका के पास में। विधायिका कानून बनाए, उसमें तय करे समय सीमा कि अगर हम कोई भर्ती निकाल रहे हैं तो इतने समय के अंदर हम क्या है आपकी भर्ती को पूरा करेंगे। हमारे पास गारंटी, जैसे सरकार ने अभी लोक सेवाओं की दायित्व गारंटी अधिनियम लेकर आया कि आपने अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो इतने समय के अंदर आप आवेदन कीजिए, आपका इतने समय के अंदर जाति आपका जो प्रमाण पत्र मिल जाएगा, आपको सेवा मिल जाएगी। तो उसी प्रकार की व्यवस्था हम चाहते हैं कि हमारी सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में भी हो, उसमें तय समय सीमा के अंदर। और हम ये चाहते हैं कि कम से कम कोई भी नोटिफिकेशन निकले 1 साल के अंदर उसकी A से लेकर Z तक की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए। उसको करने के लिए सरकार क्या करना पड़ेगा, सरकार को अपने ही संस्थानों से सीखना पड़ेगा। हमारे यहाँ चुनाव आयोग काम करता है। चुनाव आयोग पूरे देश के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर चुनाव करवा लेता है, 135 करोड़ लोगों से वोट डलवा लेता है, उसके परिणाम जारी कर देता है। और भारत के जो चुनाव है काफी निष्पक्ष माने जाते हैं, दुनिया भर में उनकी दलीलें दी जाती है निष्पक्षता के मामले में। अगर चुनाव आयोग, जिसके पास अपनी कोई बॉडी है ही नहीं, वो इसी सरकारी तंत्र को यूज करता है। चुनाव आयोग के पास अपना कोई सिस्टम नहीं है अलग से। चुनाव आयोग जब चुनाव करवाता है तो सारा तंत्र चुनाव आयोग के पास चला जाता है, सरकारी तंत्र, और इन्हीं सरकारी लोगों से वो अपनी सारी व्यवस्था करवा लेता है। तो क्या ये भर्ती प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता? क्या भर्ती प्रक्रिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पहले से ही इस प्रकार से प्लानिंग करें, सारी चीजों को करें कि एक तय समय सीमा के अंदर हमारी परीक्षाएं हो जाएं? आप हमसे परीक्षाओं की फीस के नाम पर 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए लेते हैं, और ये इतनी बड़ी राशि है। यूपीएससी की मैं बात करता हूं, 100 रुपए 150 रुपए परीक्षा फीस लेता है और समय से परीक्षा पूरी करवा लेता है। आप 500-500 रुपए परीक्षा फीस ले रहे हो, 700-700, 1000-1000। बीच में तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने तो 2500 कर दी थी, हालांकि बाद में वो वापस ले लिया। तो इतनी बड़ी अगर आप हमसे फीस ले रहे हो, आपके पास साधन है, संसाधन सब कुछ है, एक कमी है, वो है आपकी इच्छा शक्ति की। आपने हम बच्चों को मूर्ख समझ कर रखा हुआ, हमारे छात्रों को मूर्ख समझ कर रखा है। तो अब आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सरकारों से स्पष्ट कहना कि आप हमें अब मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आप अगर इस पैंडेमिक में चुनाव करवा सकते हैं तो आप भर्ती भी ला सकते हैं और समय से आप भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। आप डिजिटली जो है आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें डिजिटली रूप में, तो कितने युवा जो है इस आंदोलन को फेवर कर रहे हैं? अगर हम बात करें एमपी पुलिस भर्ती को लेकर, एमपी पुलिस भर्ती को लेकर बहुत बड़ी संख्या में छात्र क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं हर प्रकार से। कोई अपने घर से बैठकर ही वीडियो बना रहा है, कोई प्ले कार्ड पे लिख के अपनी वीडियो शेयर कर रहा है, अलग अलग तरीके से जो ज्ञापन देने जा सकते हैं वो ज्ञापन दे रहे हैं, जो ट्वीट कर सकते हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, जो सरकार को सरकार की भाषा में जवाब दे रहे हैं। तो सारी पूरा की पूरा युवा वर्ग, क्योंकि पिछले 3 सालों से त्रस्त हो चुका है और हर सरकार ने हमें मूर्ख बनाया है। ये एक सरकार की बात नहीं है, जो आज है उसने भी मूर्ख बनाया, जो इससे पहले थी उसने मूर्ख बनाया, उससे पहले थी उसने। तो कुल मिलाकर इस जगह पर सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जी, जब कोई आंदोलन होता है तो आमतौर पर ये देखने में आता है कि आंदोलन खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना बड़ी बात होती है। लेकिन जब उसमें राजनीति होती है, जैसे कि विपक्ष आ जाता है और मुद्दे को अलग डाइवर्ट कर दिया जाता है युवा के माध्यम से, क्या लगता है, क्या इस तरह का प्रयास इस आंदोलन में हो रहा है या होगा? क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी युवा, जो भी विद्यार्थी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें निश्चित तौर पर इससे जानकारी मिलेगी। क्योंकि जब कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है तो उस आंदोलन के जो कर्ता धर्ता होते हैं उनसे राजनीतिक स्तर पर कांटेक्ट किया जाता है, उनको अपने साथ मिलाने के भी प्रयास होता है। हम फिल्मों में आमतौर पर देखते हैं उठा करके किस तरीके से आंदोलन को किया जाता है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, नो डाउट इस प्रकार की चीजें होती हैं, होती रहती हैं,
लेकिन अब इसमें बुरी बात ये हुई, ये बुरा नहीं, मैं इसको बुरा नहीं मानता कि अगर विपक्ष आपकी आवाज, क्योंकि विपक्ष होता ही इसलिए कि सरकार को वो आईना दिखाए, सरकार से जो एक्चुअल में लोगों की मांग है उस तक उनको पहुंचाए। लेकिन पिछले कुछ समय में हमारे यहाँ विपक्ष के साथ हुआ कुछ ऐसा है, और इसमें विपक्ष का खुद का अपना रोल ये है कि उसने अपनी छवि को इतनी नकारात्मक कर दिया, इतनी नकारात्मक कर दिया है कि उसकी बात को विश्वास ही बच्चे नहीं करते हैं। हमें भी कई बार जब आंदोलन करते हैं जिस चीज का भय होता है कि अगर हमने विपक्ष को इसमें शामिल किया तो क्या ये चीज हमारे फेवर में है या नहीं है, और 80-90% बच्चे यही मानते हैं कि ये हमारे फेवर में नहीं है। ये विपक्ष की कमी है, बच्चों की नहीं, ये विपक्ष की कमी है। विपक्ष अगर सही तरीके से हमारे मुद्दे को सदन में उठाए, हमारे मुद्दे को सड़क पे उठाए, तो हमें क्यों बैठना पड़े? हमें ये काम विपक्ष का था जो हमें करना पड़ रहा है। जब विपक्ष हमारी बातों को नहीं उठाएगा तब इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं विपक्ष को देखने को मिलेगा। अब ऐसे में ये है कि विपक्ष साथ दे तो क्या इस चीज को, तो विपक्ष को नो डाउट साथ देना चाहिए, और विपक्ष से भी मेरा निवेदन है, करबद्ध आपसे अपील है कि कृपया इस चीज को राजनीतिक मोड़ ना दें, जिससे आज जो बच्चे बैठे हैं उनका भविष्य खतरे में आ जाए। क्योंकि आज एक आंदोलन होगा, पता नहीं सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, हम उम्मीद करें सफलता मिलेगी, लेकिन अगर नहीं मिलती तो अगले आंदोलन में भी बच्चे नहीं जुड़ेंगे कि इसको तो विपक्ष हाईजेक कर लेता है, इस प्रकार की चीजें। तो यहां विपक्ष को थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा। आंदोलन को राजनीतिक रूप आप दीजिए, लेकिन उस हद तक दीजिए जहां तक बच्चों का उसमें हित ना मारा जाए। बिल्कुल। 4 तारीख को सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आंदोलन है भोपाल में, कोरोना का जो समय है, तो इसको लेकर के क्या अपडेट है? क्या परमिशन ले ली गई है आंदोलन की? किस जगह ये आंदोलन होगा, हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, इसको लेकर मेरा ये मानना, अभी तक जितनी जानकारी मुझे मिली है, क्योंकि जो भोपाल में जो टीम लगी हुई है उनका ऐसा कहना है कि परमिशन इसके बारे में मिल गई है, और काफी विपक्ष के नेता भी इसमें आने वाले हैं, तो वो परमिशन का इतना कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि पैंडेमिक का माहौल है, अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर जाएं। आप ये देख लें कि आप वहां पर किसी प्रकार की कोई अशांति ना फैलाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बना के रखें, हैंड ग्लव्स रहे, मास्क रहे, सैनिटाइजर रहे, तो इस प्रकार की व्यवस्था को आप वहां पर रखें। और कुल मिलाकर कहने वाली बात यह कि जितना हो सके इस चीज को डिजिटली शेयर करें, क्योंकि अगर डिजिटली करने से ही हमारा काम हो सकता है तो फिर हमें वहां जाकर अपना समय और पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उम्मीद तो अभी करें 4 तारीख से पहले कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाए, सरकार की तरफ से कोई संकेत मिल जाए तो उस तक पहुंचने की आवश्यकता ना पड़े, और अगर बच्चे पहुंचते भी हैं तो फिर देखा जाएगा उसके बाद आगे क्या बनती है। ये आंदोलन एक तरीके से विद्यार्थियों का आंदोलन है। बात करें इसमें शिक्षकों की भूमिका, क्योंकि ये एक अच्छी बात सामने आई इस आंदोलन में कि शिक्षक भी प्रमुखता के साथ इस आंदोलन से जुड़ गए। कैसे संभव हुआ कि शिक्षक इसमें इस आंदोलन में जो एक अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, होता क्या, हमारे यहाँ अभी जो छात्र हैं, छात्रों का अभी कोई ऐसा संगठन नहीं, ये चीजें चलती हैं संगठन से। छात्रों के पास किसी प्रकार की कोई लीगल बॉडी नहीं कि जहां वो अपनी बात रख सकें, छात्रों के पास ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां वो अपनी बात सुना सकें, और खासकर छात्र एक दूसरे से कोचिंग में भले वो साथ जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई राजनीतिक चेतना फिलहाल अभी नहीं आई है। तो ऐसे में शिक्षकों के पास में क्या होता है, शिक्षकों के पास लाख को 2 लाख 4 लाख, जैसे हमारी बात करें, हमारे पास 7 लाख स्टूडेंट का हमारा यूट्यूब चैनल है, तो हम उनकी बातों, क्योंकि हमारे पास तो उनकी बातें आती हैं, सर वैकेंसी कब आएगी, सर ये कब होगा, सर वो कब होगा, जब हमें लगता है कि यार चीजें अब ऐसी की जानी चाहिए, तो ऐसे समय में शिक्षकों की भूमिका और बड़ी हो जाती है, क्योंकि शिक्षक कहीं ना कहीं उतने बच्चों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो हमारा जो है, हमारी केवल भूमिका आप छात्रों की बात को सरकारों तक पहुंचाने की और छात्रों को इकट्ठा करके उन्हें मंच प्रदान करने भर की है। ये लड़ाई पूरी तरह से छात्रों की और छात्रों की ही रहेगी, और उन्हीं के हित में लड़ी जानी है। इसमें शिक्षकों की भूमिका केवल मार्गदर्शक की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंततः जो मांग है वो छात्रों की है, परेशान छात्र हैं और वो चाहते हैं कि ये सब हो। बस अभी क्या हो गया, हमने उन लोगों को मंच प्रदान कर दिया है। जी। अगर हम बात करें, अभी शिक्षक भर्ती का मामला भी चल रहा है, पुलिस भर्ती का भी चल रहा है, आंदोलन को किस रूप में देख रहे हैं आप? क्या अतिथि शिक्षकों का जो आंदोलन है वो अलग चल रहा है, पुलिस भर्ती वालों का अलग चल रहा है, या दोनों जो आंदोलन है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, या दोनों में विभाजन है? क्या है इसको लेकर के? देखिए, अभी जो जितना मुझे पता है, अतिथि शिक्षकों का इसमें स्पष्ट रूप से कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जितना मुझे पता है, वो अपनी खीर अलग कढ़ाई पे पकाए हुए हैं, हमारे जो छात्र हैं वो अलग कढ़ाई पे पकाए हुए हैं। मेरा मानना इसमें ये है कि आखिर बात दोनों, वो भी रोजगार की कर रहे हैं, हम भी रोजगार की कर रहे हैं, दूसरे जो संगठन है वो भी रोजगार की कर रहे हैं। जहां बात रोजगार की, सबको साथ एकता में ही शक्ति है, संघ ही शक्ति कलयुग है। ये सिंपल सा वाक्य है कि इस कलयुग में, यानी आज के समय में जिसके पास
संगठन है, जिसके पास लोग हैं, जिसके पास भीड़ ज्यादा है, जिसके पास संख्या ज्यादा है, वही शक्ति है उसके पास, तो साथ होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा दोनों अलग अलग हैं, निश्चित रूप से अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या लगता है आपको सरकार का जो दबाव बनेगा इस चीज को लेकर के, अगर दोनों एक साथ आते हैं, जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं रोजगार को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, अगर वो इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है, युवा इस कार्यक्रम को देख रहा है, देश का नागरिक इस कार्यक्रम को देख रहा है, कितना महत्वपूर्ण है सबका एक साथ होना। देखिए, मैं इस मामले में थोड़ा सा दो राय रखता हूँ, क्योंकि कई हमारे छात्रों के मन में ये चीजें हैं कि अतिथि शिक्षक की जो भर्ती हुई है वो प्रक्रिया उतनी ठीक नहीं है। जी, ठीक क्यों नहीं? क्योंकि गांव के लेवल पर ये भर्ती हो जाती है, कई बार इसमें भाई भतीजावाद खूब चलता है। जी, तो ऐसे में जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, कई बार वो संभवतः अतिथि शिक्षक नहीं बन पाते हैं, और उनसे ये इसको भर्ती करना छात्रों को, तो कई बार छात्रों को, ये मेरी व्यक्तिगत राय नहीं, बच्चों की बात जो मन में है वो चीजें हैं कि इस प्रकार की चीजें नहीं की जानी चाहिए। एक फेयर तरीका हो, चाहे वो अतिथि शिक्षकों की भर्ती का हो गाँव के लेवल पर, या तो एक फेयर तरीके से होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रकार की चीजों को होना चाहिए। तो ये बात है। अब जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है, नो डाउट, अगर आप रोजगार की बात को लटे, उन्होंने भी अपने 4 से 5 साल अपने दिए हैं, 4-4, 5-5 साल से वो छात्र वहां पर पढ़ा रहे हैं, अपने बहुत कम पैसे में वहां पर पढ़ा रहे हैं, तो उनको भी एक रोजगार बनता है। तो ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए ताकि प्रक्रिया सही चले, और दोनों को मिलकर साथ अगर लड़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। शिक्षकों की अगर हम बात करें इस आंदोलन से जुड़ाव की, तो मध्य प्रदेश में क्या अमूमन हर जिले से जो है शिक्षकों का सपोर्ट है, या कुछ प्रमुख शहरों से ही शिक्षक सपोर्ट करते हैं? नहीं, हर जगह आज के समय में ये बहुत अच्छी है, सोशल मीडिया का कहीं ये फायदा भी है कि आज आसानी से बात हर जगह गांव के गांव में पहुंच गई है। तो ये सिर्फ बड़े जिलों की बात नहीं, हर गांव में, इवन छोटे तहसीलों के अंदर और तहसीलों से छोटे जगह पर भी जो शिक्षक लोग हैं वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, अपने छात्रों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने छात्रों को ले जा रहे हैं, ज्ञापन दिलवा रहे हैं। तो ये सारी जगह, ये चेतना सब जगह है, सब जगह का जो शिक्षक हैं, कोचिंग चलाने वाले, कोचिंग संचालक, सब इसमें सहयोग कर रहे हैं अपनी तरफ से। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा कि भिंड के पास का कि वहां के कुछ युवाओं ने तंबू गाड़ करके लोगों को जागरूक किया कि रोजगार के लिए हमको बात करनी चाहिए। इस तरीके की जो मुहिम है, प्रयास है, ये कितना महत्वपूर्ण है, और इससे कितना बदलाव आएगा अगर ये हर गांव के स्तर पर कर दिया जाए? बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, उससे 2 लोग एजुकेट हो रहे हैं। पहले एजुकेशन मिल रहा है हमारे गांव के लोगों को, गांव के लोग जिनको संभवतः दूसरे मुद्दों पे आजकल टाल दिया जाता था। कभी मंदिर के नाम पर आपको टाल दिया गया, कभी 370 के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोजगार और शिक्षा, हेल्थ, इसको साइडलाइन करने के लिए कई बार इस प्रकार के मुद्दे हावी किए जाते हैं। तो उन लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए, क्योंकि आखिर में सफर तो गांव का ही बच्चा कर रहा है, तो एक तो गांव के लोग इससे एजुकेट हो रहे हैं, दूसरा जो नेता वोट मांगने आ रहा है उसको भी समझ में आ गया है कि अब ये अपने इश्यूज पे बात करने लग गए हैं बच्चे, और ये बहुत बढ़िया मुहिम है। इससे अगर इमीडिएट रिजल्ट नहीं भी निकलेंगे तो एक लंबे समय के अंदर बच्चों के अंदर ये भावना जाएगी, गांव के लोगों के अंदर भावना जाएगी कि अब हमें रियल इश्यूज पे बात करनी है, और इस प्रकार के कार्यक्रम हर जगह होने चाहिए। जहां भी भले आपका नेता आपसे वोट मांग दिया या वोट ना भी मांग दिया, सिंपल आपके गांव में कोई कार्यक्रम करने आएगा, किसी चीज को लेकर आए, तो उससे ये सवाल पूछे जाने चाहिए, बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार के टेंट लगा के पूछे जाना चाहिए, क्योंकि आपने उसको वोट दे दिया है जो सबसे कीमती था आपकी तारीख में। वोट देने के बाद अब आप नागरिक बन जाओ। वोट जब तक थे तब तक उस पार्टी के थे, आपने किसी पार्टी को XYZ वोट दिया, वोट दे दिया, बहुत अच्छी बात है, उसी आपने अपनी राय, आपने अधिकार दिया कि संसद में वो आपकी राय रखे, लेकिन उसके कान में तो आपको आपकी राय कहनी पड़ेगी, उससे तो बोलना पड़ेगा कि मेरी मर्जी ये है। तो कैसे बोलोगे? ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपने जनप्रतिनिधियों को अपनी बात बोलते हैं और वो आपकी बात संसद में या विधानसभा में पहुंचाएंगे। क्या लगता है आपको आने वाले समय में उपचुनाव भी है, अगर युवाओं की ये मांग, रोजगार की सरकार ने कोई तरीका नहीं निकाला तो उपचुनाव में इसके जो परिणाम है वो वर्तमान सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं? निश्चित तौर पर भुगतने पड़ सकते और भुगतने पड़ने चाहिए। अगर जो देखिए क्या है आज के समय में रोजगार एक बड़ी मुद्दा है देश के अंदर। पैंडेमिक के माहौल में किसी के पास पैसा नहीं है, आज की तारीख में रोजगार लोगों के छिन चुके हैं। अब ऐसे में युवा अगर रोजगार की मांग कर रहा है और आप उस मांग को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो इसका नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा जी, और उठाना पड़ सकता है। तो नो डाउट ये बड़ा मुद्दा है, और संभवतः सरकार ने अगर समय पे इसको नहीं चेता तो सरकार को इसका विपरीत परिणाम भुगतना पड़ सकता है जी। इस आंदोलन में अगर हम बात करें, आंदोलन में महिलाओं की, गर्ल्स की जो भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो इस आंदोलन में लड़कियों की भूमिका कितनी नजर आ रही है? लड़कियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन की शुरुआत ही लड़कियों के द्वारा की गई थी। लड़कियां पहले दिन से ही भोपाल में उन्होंने धरना भी किया है,
प्रदर्शन किया है। अलग अलग समय पे जब वो राज्य में थे तो उनके पास भी लड़कियां गई अपनी मांगों को लेकर, जब ये राज्य में है तो इनके पास भी लड़कियां अपनी मांगों को लेकर आई हैं। तो लड़कियों की, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि महिला जो शक्ति है वो बहुत सशक्त होती है, भले ही उसे शारीरिक रूप से कोमल माना जाता है, भावनात्मक रूप से थोड़ा सा कमजोर भी माना जा सकता है, लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है वो बहुत सशक्त है। वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से उठाती है, वो अपनी बात को कहना जानती है और अपने आप को लड़कर लेना जानती है। तो ऐसे में क्या हुआ कि महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है और महिलाओं की वजह से ये आंदोलन की शुरुआत ही उन्हीं की वजह से हुई है एक्चुअल में। तो क्या अगर इसका हम दूसरा पक्ष देखें तो पॉजिटिवली ये भी हो सकता है कि जो युवा है, जो लड़के हैं जो नहीं जागे आंदोलन में, तो निश्चित तौर पर जब लड़कियों की इतनी बड़ी भूमिका है तो उनको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई वो लड़की आंदोलन में सहयोग करी तो हम क्यों ना करें। बिल्कुल करना चाहिए। और इस मामले में लड़कियां, मैं इस चीज का पक्ष कर रहा हूँ कि लड़कियां जो होती हैं, अगर हम देखें संवेदना के रूप में, लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, ज्यादा संवेदनशील होते हैं, लड़के उसके पीछे थोड़ा कम संवेदनशील होते हैं। और हमारा जो समाज है उसमें लड़कियों के ऊपर कई सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। उसके बाद भी अगर लड़कियां आंदोलन के लिए आ सकती हैं इस प्रकार के माहौल में भी, तो लड़कों को तो फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस होती नहीं है। जितनी लड़कियों को होती है, जितनी चिंता माँ बाप को लड़कियों की सुरक्षा को लेकर होती है, उतनी लड़कों के प्रति संभवतः हमारे माँ बाप थोड़ा सा लापरवाह टाइप के हो जाते हैं। तो ऐसे में लड़के और अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, जो उनको करना चाहिए। और यानी कि एक समाज में कहना चाहिए सकारात्मक संकेत भी है, जैसा कि चर्चा की शुरुआत में आपने कहा कि राजनीतिक चेतना, तो अगर गर्ल्स जो है इस आंदोलन में भूमिका निभा रही है तो निश्चित तौर पर ये माना जाए कि जो राजनीतिक चेतना है वो कहीं ना कहीं पहले से बढ़ी है। बिल्कुल, राजनीतिक चेतना तो नो डाउट हमारे यहाँ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी तक क्या होता आया था कि हमारे यहाँ एक समय चला 2002-2003 के बाद में पीएससी की भर्ती 5 साल नहीं है, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, कोई आवाज नहीं है। फिर 2017-18 के समय में पीएससी में बहुत बड़ी गड़बड़ियां होने लगी, तो उस समय भी हम लोगों ने आंदोलन किया, बड़ा आंदोलन किया, पीएससी का घेराव किया और उसके सकारात्मक परिणाम 2019 में मिले हम लोगों को। तो ऐसा नहीं कि अब हमारे यहाँ क्या धीरे धीरे आंदोलन करने की प्रक्रिया बढ़ी है। इससे पहले शिक्षक भर्ती को लेकर बच्चों ने आंदोलन की, 2011 में शिक्षक भर्ती आई थी, उसके बाद में पिछले साल 2017-18-19 में ये प्रक्रिया चालू हुई, यानी कि 7-8 साल लग गए। तो ऐसे में अब क्या है कि धीरे धीरे राजनीतिक चेतना जाग रही है, अपनी डिमांड, अपनी मांगों को बच्चे अच्छे तरीके से सरकार के सामने रख पा रहे हैं। आप आंदोलन को डिजिटली सपोर्ट कर रहे हैं, अगर मांगे अगर पूरी होती है, नहीं होती है, तो आगे आपका क्या मानना है? ये आंदोलन इसी तरीके से हम अपनी मांगों को रखते रहेंगे, आगे उठाते रहेंगे अन्य मुद्दों को? बिल्कुल, हमारे जितने भी मुद्दे हैं, क्योंकि ये अभी हो सकता है सरकार इसमें अपने को एक वैकेंसी दे दे और वैकेंसी के बाद शांत हो जाए, तो ये नहीं, शांत नहीं होना, क्योंकि हमारा जो है इस पूरी की पूरी व्यवस्था को उल्टा करके सीधा करना है। एक्चुअल में हमारे यहाँ की व्यवस्था उल्टी हो गई है। भर्ती आ जाए अलग बात है, वही भर्ती आ गई, फिर वही प्रक्रिया के रिजल्ट आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो इन सब प्रक्रियाओं से हम चाहते हैं कि पूरी जो हमारी व्यवस्था है ऊपर से लेकर नीचे तक एक पारदर्शी व्यवस्था बने, जहां हर बच्चे को, गरीब से गरीब बच्चे को ये विश्वास हो कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो अपनी नौकरी पा जाएगा। ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में कि गरीब से गरीब का बच्चा बैठ के सोच सके कि मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं, सिर्फ पैसे वाले के बच्चों को ये जॉब ना मिले। तो इसलिए पारदर्शिता बने, व्यवस्था समय के अंदर पूरी हो जाए, तो ये आंदोलन जब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती तब तक चलता रहेगा आंदोलन रूप से। बिल्कुल। भगवत दांगी जी, चलते चलते अगर देश के हर युवा को, सिर्फ प्रदेश के नहीं देश के हर युवा को संक्षिप्त में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देश के युवाओं को मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके अंदर जो अभी राजनीतिक चेतना आई है, आप नागरिक बन जाइए। सिर्फ एक मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप नागरिक बन जाइए। आप बने रहिए एक पार्टी के सपोर्टर, आप पार्टी को सपोर्ट कीजिए। जब आपको वोट देना हो, विशेष पार्टी जिससे आपका लगाव है उसे वोट दीजिए, लेकिन वोट देने के बाद में आप नागरिक बन जाइए। नागरिक क्या करता है? अपने प्रश्न पूछता है, अपनी मांगों को उठाता है, अपने नेता से भी और जो विपक्ष में उससे भी कहता है कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो आप वो करना शुरू कर दीजिए। आप राजनीतिक रूप से सशक्त होंगे ही, आपकी मांगे मानी जाएंगी और इस देश के भविष्य के लिए भी एक बहुत अच्छा कदम होगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इसी बात में कहना चाहूंगा। भगवत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ एग्जाम गुरुजी के संस्थापक भगवत दांगी जी, जिन्होंने आंदोलन से जुड़े हुए मध्य प्रदेश में जो पुलिस भर्ती आंदोलन चल रहा है उसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो आंदोलन को डिजिटली सपोर्ट करते हैं। उनका मानना है कि डिजिटली भी हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, बखूबी पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ भोपाल में जो आंदोलन होने जा रहा है, उन्होंने निवेदन भी किया है युवाओं से कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, पूरे नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आंदोलन को शांतिपूर्ण रखें। मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो हमें शांत नहीं रहना है, इसे निरंतर रूप से आगे बनाए रखना है। तो दोस्तों, आपके
सारे सवाल जो भी मन में आ रहे होंगे उनके जवाब निश्चित रूप से भगवत दांगी जी ने इस कार्यक्रम में दिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।